सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं नए टॉपिक व्यंजन पर। व्यंजन क्या होते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी आज प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी हलंत वर्ण होते हैं वह व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। हलंत वर्णों को अर्धवर्ण भी कहा जाता है और इन्हें पूर्ण करने के लिए अन्य कोई न कोई ध्वनि आती है, जिसको आप स्वर भी कह सकते हो या कोई व्यंजन ही कोई दूसरी ध्वनि आती है। दोस्तों, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये वर्ण दिया हुआ है, ये ध्वनि दी हुई है, तो यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यह अभी पूर्ण ध्वनि नहीं है। पूर्ण ध्वनि नहीं है इसका मतलब यह है इसको आप अभी तक उच्चारित नहीं कर सकते। जैसे ही इसके साथ कोई स्वर आ जाता है या कोई अन्य ध्वनि आती है तो आप इसका उच्चारण कर सकते हो। जैसे ही का के साथ हमारे पास यहाँ पर आ आता है तो यह एक स्वर है, तो ये इसको पूर्ण कर देता है, तब हम इसको जो है का उच्चारित कर सकते हैं। जब तक किसी व्यंजन ध्वनि के साथ अन्य ध्वनि या फिर कह दें कि कोई स्वर नहीं आ जाता है, तब तक हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अगर मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी व्यंजन ध्वनि की जो मात्रा होती है वह अर्धमात्रा कहलाती है। दोस्तों, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि व्यंजनों की कितनी मात्राएं होती हैं, तो व्यंजन की जो भी व्यंजन पाए जाते हैं उनकी सबकी अर्धमात्रा या कह सकते हैं कि हम व्यंजनों को अर्ध मात्रिक वर्ण कह सकते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि आज व्यंजन के अंतर्गत हम कितने प्रकार के व्यंजन पढ़ेंगे, इस आधार पर देखते हैं। तो आज हमारे पास वर्णमाला में जितने भी व्यंजन होते हैं तो सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो व्यंजन वर्ण हैं जितने भी हमारे पास है हमने लिख लिए हुए हैं। जैसे देखा जाए कि यहाँ पर का से लेकर के पा तक हमारे पास जो व्यंजन वर्ण है इनकी संख्या जो है टोटल हमारे पास 25 है। उसके बाद देखते हैं या से लेकर वा तक इनकी संख्या हमारे पास 4 है। उसके बाद देखते हैं सा से लेकर हा तक हमारे पास इनकी संख्या 4 है। इसके अतिरिक्त जो व्यंजन है हमारे पास दोस्तों, जैसे कहा जाए ये 4 व्यंजन जो अतिरिक्त होते हैं इनको हम नाम देते हैं, कुछ इनके बारे में जानकारी लेंगे। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास जो व्यंजन होते हैं ये हैं 2 दोस्तों, इनके बारे में बातचीत हमें करना है। तो दोस्तों देखते हैं कि ये जो हमारे पास व्यंजन वर्ण दिए हुए हैं इनके बारे में किस प्रकार से हम प्रकार बना सकते हैं। तो देखते हैं व्यंजन प्रकार। तो दोस्तों देखते हैं हमारे पास जो भी व्यंजन है इनको 6 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला हमारा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या कितनी है, इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला हमारे पास स्पर्श व्यंजन है जिनकी संख्या 25 है और इनकी परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि जितने भी स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है उच्चारण करने में, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। तो इनके का से लेकर के मा तक इनकी संख्या 25 है, ये हमारे जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे जो हमारे प्रत्येक वर्गीय व्यंजन है उनका पंचमाक्षर जो होता है उन्हें कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन इनकी संख्या 5 है, क्योंकि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक का अंतिम ही हमें लेना है। तो 5 वर्ग है हमारे पास और उनके अंतिम 5 ही वर्ण हैं, इसलिए हमारे पास अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 हैं। जिनमें से कौन कौन से हैं,
अंगा, या, ड़ा, ना, म। इसके बाद दोस्तों देखते हैं तीसरे जो हमारे पास हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। दोस्तों जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं इनके उच्चारण में कैसे क्या किया जाता है कि इनका उच्चारण हो सके, तो जो उत्क्षिप्त व्यंजन हैं इनके संख्या हमारे पास है 2। और कौन कौन से हैं, ये हैं ड़ा और ये है ढा। दोस्तों अगर देखा जाए कि इनकी सीरीज जैसे कि टा वर्ग के अंतर्गत जो डा ढा है इसी का बिंदी वाला रूप है। कह सकते हैं इसमें अगर तल बिंदु लगा दिया जाए डा और ढा में तो ये रूप अपना बना लेते हैं जो उत्क्षिप्त व्यंजन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इनके लिए कहा जा सकता है दोस्तों कि जो ड़ा और ढा हैं यह व्यंजन हिंदी के अपने स्वविकसित हैं। तो लिख सकते हैं दोस्तों हिंदी के विकसित व्यंजन। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जितने भी व्यंजन हमारे पास हैं वह सब कहीं ना कहीं संस्कृत वर्णमाला से ही आते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में डा और ढा के अंतर्गत अगर हम नीचे तल बिंदु लगा दें तो ये हमारे पास बन जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो दोस्तों इनकी संख्या हमारे पास है अभी 2। और जो का से लेकर मा तक है स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या 25 हो गई, अनुनासिक की 5 हो गई, उत्क्षिप्त की 2 हो गई। इसके बाद चौथे प्रकार के जो हमारे पास व्यंजन हैं तो वो हमारे पास आते हैं य, र, ल, व। और ये इनको नाम क्या दिया जाता है, अंतःस्थ। अंतःस्थ जो व्यंजन होते हैं दोस्तों वह वर्णमाला में मध्य में स्थित होने के कारण, या कहें कि हिंदी वर्णमाला के अंतः में स्थित होने के कारण इनको नाम दिया गया अंतः। अंतः का मतलब बीच में, अंदर, या कहें कि मध्य में। मध्य में स्थित रहने वाले जो व्यंजन होते हैं वर्णमाला में उन्हें कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या दोस्तों हमारे पास है 4, जिनमें से या, रा, ला, व। दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, कभी कभी इनका नाम या और वा के साथ जुड़ जाता है और इनको कहा जाता है अर्धस्वर। अर्धस्वर इन्हें या और वा को कहा जाता है क्योंकि ये कभी स्वर की तरह काम करते हैं तो कभी व्यंजन की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इनको अर्धस्वर क्यों कहा गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे पास अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन। जो ऊष्म व्यंजन है उनकी संख्या भी हमारे पास 4 है। कौन कौन से हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के जो सा हैं, इसके अतिरिक्त हा। अगर इन चारों को मिला लिया जाए तो ये हमारे पास ऊष्म व्यंजन है। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो छठवां है प्रकार वह है संयुक्त व्यंजन। दोस्तों जो संयुक्त व्यंजन है इनकी भी संख्या 4 है। देखा जाए अगर तो ये छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो पारंपरिक वर्णमाला है जो सरकारी स्तर पर पढ़ाई जाती है या जो पहले पढ़ाई जाती थी किंतु आजकल सब प्रचलन में आ गया है, तो उसमें जो स्रा है और ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, ये 3 व्यंजन नहीं थे, किंतु आजकल अगर देखा जाए तो सब पढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे पास है व्यंजन के प्रकार, अगर पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने प्रकार के हैं तो हम देख सकते हैं कि व्यंजन 6 प्रकार के हैं और ये हमारे पास सभी व्यंजन लिखे हुए हैं। दोस्तों आप देखते हैं कि इसमें कभी कभी पूछ देता है कि मूल व्यंजन कितने हैं। तो देखते हैं दोस्तों मूल व्यंजन कितने हैं। तो मूल व्यंजन पढ़ने के लिए हमारे पास कोई भी व्यंजन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी पुनरावृत्ति कहीं ना कहीं हुई हो। तो देखते हैं यहाँ पर जो 25 हैं स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो इसी में चले जाते हैं। फिर बात आती है उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे पास हैं 2। फिर बात आती है अंतस्थ व्यंजन की तो आते हैं 4। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन तो आते हैं 4। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन तो आते हैं। तो अब संयुक्त व्यंजन पर नहीं जाएंगे क्योंकि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वह किस आधार पर अलग होते हैं उनको अभी बाद में पढ़ाना है, पहले मूल व्यंजन टॉपिक क्लियर करते हैं। तो 25 + 2 तो हो जाते हैं 27। 27 में 4 अगर जोड़ते हैं तो हो जाता है हमारा 31 और 31 में 4 जोड़ देते हैं तो हमारे पास हो जाते हैं 35।
तो देखा जाए दोस्तों हमारे पास जो संख्या है वह 35 मूल व्यंजनों की है, लेकिन अगर इसमें से अगर ये 2 हटा दिए जाएं तो हमारे पास संख्या 33 होती है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये 33 और 35 का कॉम्बिनेशन क्या है। जब मूल व्यंजन की संख्या अगर उत्क्षिप्त व्यंजनों को जोड़ करके पूछ रहा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रिपीटेशन है, जैसे डा और ढा है तो इनके नीचे क्या केवल तल बिंदु का ही तो परिवर्तन है। अगर इनको हटा दिया जाए तो हमारे पास 2 संख्या इनसे कम हो जाती है, तो हमारे पास रह जाती है 33 संख्या। तो अगर वह उत्क्षिप्त व्यंजनों को जोड़ करके पूछ रहा है तो 35 हो जाएगी, और मूल व्यंजनों को अगर ऐसे प्रकट करना है कि 2 उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं रखना है साथ में तो 33। और दोस्तों जब दोनों में सेलेक्ट करने की बात आ जाती है तो हम 33 को ही सेलेक्ट करते हैं। किस तौर पर? जब बात आती है मूल व्यंजनों की। अगर 33 ऑप्शन नहीं है तो आप 35 ऑप्शन सही कर सकते हो। आप देखते हैं दोस्तों जो व्यंजन के प्रकार हैं वो 6 जो थे, क्या हम व्यंजनों को और किसी आधार पर विभाजित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते रहिएगा दोस्तों। अब देखते हैं कि जो संयुक्त व्यंजन है वह संयुक्त व्यंजन किसके किसके कौन कौन से भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बने हुए हैं। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर छ बना हुआ है, उसके बाद जैसे ये त्रा लिखा हुआ है, तो पहले इन दोनों को देखते हैं। तो जो छ व्यंजन वर्ण है ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वह भिन्न भिन्न व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं। जैसे ये छ है तो ये जो बना हुआ है क और श से। उसके बाद देखा जाए कि कभी कभी पूछ देता है दोस्तों कि जो छ व्यंजन वर्ण है, यह संयुक्त व्यंजन जो वर्ण है वह किन 2 ध्वनियों के योग से बना हुआ है, किन 2 भिन्न भिन्न व्यंजन ध्वनियों के योग से बना है, तो क और श से बना हुआ है। दोस्तों इतना याद रखिएगा, इसको पढ़ाते समय तो हम बोल रहे हैं, लेकिन जब समझाना हो या समझना हो तो जब तक हलंत रहेगा तब तक इसको हम उच्चरित नहीं कर सकते। और जब पूछता है दोस्तों तो ये हलंत ही गड़बड़ करवा सकता है। तो याद रखिएगा जब 2 भाग में इस छा को तोड़ना है तो इस लास्ट वाले भाग में हलंत नहीं है। जब इस छा को 3 भाग में तोड़ना हो तो इस सा को भी हम तोड़ सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बन जाते हैं, का, सा और आ। तो अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास इस छा के लिए में 1 2 3 ध्वनियाँ हैं। जब 2 भाग में तोड़नी है तो इस तरीके से तोड़ेंगे, जब 3 भाग में तोड़नी है तो इस ऑप्शन से। तो यही 2 स्थितियां बन सकती हैं। ऐसा ही त्रा में देखते हैं दोस्तों। त्रा में ता हमारे पास है और रा है। रा को भी अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास रा है और साथ में आ है। तो अब देखते हैं यहाँ पर भी 3 स्थितियां प्रकट हो गई, जैसे ता है, रा है और आ है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि छा है या त्रा है या जो 2 और ध्वनियां बची हुई हैं, संयुक्त व्यंजन बचे हुए हैं, इनमें अगर 2 भाग में तोड़ रहा है तो लास्ट वाले भाग में, 3 भाग में तोड़ रहा है तब भी लास्ट वाले भाग में आपको हलंत नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि सा लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं रा लिखा हुआ है। ये उच्चरित ध्वनि हो सकती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी हलंत का काम नहीं है। अब इसमें दूसरा जो है देखते हैं, जो अब देखते हैं दोस्तों हमारे पास जो ज्ञात संयुक्त व्यंजन वर्ण है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से भिन्न भिन्न व्यंजन वर्ण छिपे हुए हैं। जैसे ज्ञा है तो इसमें हम देखते हैं जा प्लस या। तो या दोस्तों ये चा वर्ग का अंतिम है, तो इसलिए यहाँ पर जो जा है वो हलंत वाला है और या है जो फुल है। तो अब इसको भी अगर आप पूरा कर दें, डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी 2 भाग मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी पिछली तरह जा और या और साथ में आ। इसी तरीके से देख सकते हैं जो हमारे पास स्रा ध्वनि है, इसमें हमारे पास 2 भाग अगर पहले मिलेंगे तो उस पहले सबसे मिलता है ये सा और दूसरा मिलता है रा। रा दोस्तों यहाँ पर पूरा होता है और उसके बाद रा को भी अगर हाफ कर दें तो यहाँ पर रा और आ। इसमें भी 3 हमारे पास मिल जाते हैं, सा, रा, आ। अब दोस्तों देखते हैं कि यहाँ भी वही स्थिति आ गई कि अगर हम 2 भाग में तोड़ रहे हैं या 3 भाग में तोड़ रहे हैं तो पहले के 2 भागों में हलंत रहेगा, या इसमें जो भाग है वह पहले के सभी भागों में हलंत रहेगा, किंतु लास्ट वाले भाग में हलंत नहीं रहता। तो दोस्तों कभी कभी पूछ देता है कि इसका ज्ञा, स्रा या जो छ हमने पढ़ा हुआ था या इसके पहले त्रा पढ़ा हुआ है, तो इसमें
दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत केवल इन दो ध्वनियों में आती है। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? तो उच्चारण के लिए हम इसको का प्लस छा पढ़ लेते हैं और इसको गा प्लस या पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इतना याद रखिएगा, कभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है। छा और ज्ञा को पढ़ने के लिए हम का प्लस छा का सिर्फ और सिर्फ उच्चारण के लिए ये होता है। उच्चारण के लिए आप कहीं भी अगर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे उच्चारित करोगे? तो इसको उच्चारित करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, तो अगर आप ऐसे उच्चारित करेंगे इसके सहारे तो ये उच्चारित हो जाएगा। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कैसे आपको उच्चारित करना है। ये गलत लिखा हुआ है लेकिन आप इसको उच्चारित करने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे ये हुआ है, जैसे यहाँ पर ज्ञानी लिखना है तो यहाँ पर ज्ञानी लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसका हाफ पोर्शन लिख सकते हो, यहाँ पर या का बड़ा आप मात्रा की सहायता से उच्चारित कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं इसके और किस आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। तो व्यंजनों के बारे में जानकारी और भी बहुत कुछ है दोस्तों अब देखते हैं कि हमारे पास जितने भी व्यंजन वर्ण हैं तो उनमें हम और किस आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखते हैं दूसरा हमारे पास जो आधार है वह है उच्चारण स्थान के आधार पर। अगर इन सभी व्यंजनों को वर्गीकृत किया जाए उच्चारण स्थान के आधार पर तो दोस्तों हमारे पास 8 प्रकार के मिलेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो मिलता है, तो अगर देखा जाए तो स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं या स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में जो सबसे पहला वर्ग है उसको हम नाम देते हैं कंठ वर्ण या कंठ व्यंजन। दोस्तों कंठ व्यंजन होते क्या है इसके लिए आप शॉर्ट में इतना समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क ख ग घ ङ, तो इनके उच्चारण में आप लोग महसूस कर सकते हैं कि जिह्वा का पश्च भाग और देखा जाए तो जो तालु का है तो वह कोमल तालु होगा, कोमल तालु का पश्च भाग। दोस्तों जैसा कि आप पहचान सकते हैं आप जिह्वा का अगर पश्च भाग कोमल तालु के पश्च भाग से अगर स्पर्श हो रहा है तो आप जो है इसको कंठ वर्ण या कंठ व्यंजन वर्ण कह सकते हैं। दोस्तों आप कह सकते हैं कि अगर का कह रहे हैं तो जीवान का आधा जो पिछला हिस्सा है उसे हम कहते हैं जिह्वा का पश्च भाग। ये जो है कोमल तालु, कोमल तालु का मतलब जो ऊपरी जबड़ा है उसमें जो पीछे का मांसल भाग होता है उसका कहते हैं तालु का कोमल हिस्सा, उससे जब स्पर्श करता है तभी जाके इनका उच्चारण हो पाता है। तो कंठ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास का है, खा है, गा, घा और अंगा। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या आ गए 5 व्यंजन, ये कैसे कहलाते हैं कंठ। अब दूसरा जो हमारे पास है उसको कहते हैं तालव्य व्यंजन। तो दोस्तों देखते हैं जो तालव्य व्यंजन है उसके लिए उच्चारण के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है। तो ये तो सभी जानते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण तालु की सहायता से होता है उन्हें हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। क्या दोस्तों ये परिभाषा पूरी तरीके से सटीक है? तो आप देख सकते हैं और खुद महसूस कर सकते हैं। जब हम चा का उच्चारण करते हैं तो देखते हैं जिह्वा का जो अग्रभाग है और इसका जो है स्पर्शन होगा किसके साथ होगा, तालु के कठोर भाग से। जिह्वा का अग्रभाग
तालु के कठोर भाग से जब स्पर्शन होगा दोस्तों, कह सकते हैं कि जो ऊपर का जबड़ा है इसमें जो आगे का हिस्सा होता है उसको कहते हैं तालु का कठोर भाग। अगर उससे जिह्वा का अग्रभाग टच होता है, जिसे कहते हैं च छ ज झ, तो यहाँ पर जो च छ ज झ यहाँ है इसको कहलाते हैं तालव्य व्यंजन वर्ण। और इसी के साथ साथ हमारे पास जो या है यह भी आ जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं। तो चा छा जा झा या और सा। तो चा वर्ग के अतिरिक्त आपको या और सा और मिल रहे हैं जिनको आप तालव्य व्यंजन की श्रेणी में डाल सकते हैं। इसके आगे जो दोस्तों हैं देखते हैं कि तीसरे जो प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से वो हमारे पास आते हैं मूर्धन्य व्यंजन। तो जो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं इनके बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो मूर्धन्य व्यंजन जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर टा वर्ग दिया हुआ है, ट ठ ड ढ ड़। तो जो टा ठा ड ढ ड़ ये जो वर्ग होता है इसको आप कह सकते हैं टा वर्ग। और इसके साथ में और कौन सा ऐसा वर्ण है जो मूर्धन्य हो सकता है, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो ये हैं इनको अभी हम उच्चारण की दृष्टि से यहाँ पर नहीं ला सकते, जबकि इनका उच्चारण में मूर्धा का स्पर्श होता है। तो सबसे पहले जो कॉमन सी जानकारी ये है कि जब जिह्वा का स्पर्शन मूर्धा से होता है तब इसका जो है कह सकते हैं कि ये मूर्धन्य व्यंजन है। किंतु क्या ये जानकारी पर्याप्त है? इसके साथ ही और भी जानकारी जोड़नी होगी दोस्तों। जैसे कह सकते हैं कि टा हमने अगर कहा हुआ है तो टा कहने के लिए आप सबसे पहले ये समझें कि मूर्धा है क्या। जैसे ही आपका ऊपरी छत है मुंह के तालु का, तो जो ये भाग है ये इधर का जो हिस्सा है वह ताल जो कहलाता है इसको कहते हैं कोमल ताल। इधर का जो ताल होता है इसको कहते हैं कठोर ताल और इसको बोलते हैं इधर का कोमल ताल। तो जो कठोर तालु है कोमल तालु है, तो जो कठोर तालु होता है उसके बीच का जो हिस्सा होता है यानी ये जो होगा दोस्तों, ये जो बीच का हिस्सा होता है कठोर तालु का उसको कहते हैं मूर्धा। तो दोस्तों देखते हैं कि जैसे कि जो जुबान हमारी होती है वह जब टिप उल्टी करती है, कहने का मतलब है जब हम टा को उच्चारित करते हैं तो जुबान की जो टिप होती है या कहें कि जुबान का जो अग्रभाग होता है वह उल्टा करके लिख सकते हैं कि जिह्वा का अग्रभाग का उल्टा होकर मूर्धा को स्पर्श करना। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो जिह्वा का अग्रभाग होता है उसको अगर उल्टा कर दिया जाए फिर जो है मूर्धा को अगर स्पर्श कराया जाए तब जाके टा वर्ग के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण हो सकता है। आप करके देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं इसके बाद कौन कौन से उच्चारण के आधार पर इसके भेद हैं। तो देखते हैं 3 के बाद चौथा हमारे पास है वो है ता वर्ग। तो इसमें नाम देते हैं इसको दंत व्यंजन। जो दंत व्यंजन है कॉमन सी जानकारी है जिसके उच्चारण में दांत का प्रयोग हो, तो उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो दंत व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनके उच्चारण में मेन जानकारी यह है कि अगर जिह्वा का अग्रभाग ऊपरी दांत या दांतों का स्पर्श करे। दोस्तों अगर जिह्वा का अग्रभाग ऊपरी दांतों का स्पर्श करता है तो हमारे पास जो दुनिया निकल के आती है वह ता था दा धा ना नहीं आता दोस्तों। तो इसमें कौन कौन से आते हैं देख सकते हैं।
ता है, था है, दा है, धा है, ना नहीं है दोस्तों। और हमारे पास जो ये सा है वह है। दोस्तों यहाँ पर जो मूर्धन्य व्यंजन है तो एक जो आपकी सा ये छुट्टी हुई है ये यहाँ पर आ जाती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण थे ये रह गया था बताना, आप देख सकते हैं। तो टावर लिखा ही है और साथ में आप जो है इस सा को ऐड कर सकते हैं। तो टा वर्ग प्लस ये सा। दंत व्यंजन में ता वर्ग कह सकते हैं जब बात आए पूरे वर्ग की, किंतु उसमें जो ना होता है अगर स्पेशली पूछता है तो वो अलग जाएगा। कहाँ जाएगा वो देखते हैं। इसके साथ साथ ये सा आ जाती है। इसके पहले जब हमने तालव्य व्यंजन वर्ण पढ़े थे तो उसके साथ में इस वर्ग के साथ साथ हमारे पास ये सा आ चुका है। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हमारे पास भेद हैं इसके। दोस्तों अब देखते हैं हमारे पास जो पांचवा इसका भेद है वह है ओष्ठ। ओष्ठ व्यंजन। दोस्तों जो ओष्ठ व्यंजन है इनको ओष्ठ व्यंजन क्यों कहा गया, कौन से हैं, तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कौन से। तो इसमें यहाँ पर है पा वर्ग और इसके साथ में हमारे पास और कौन से हैं देखते हैं। तो जो पा वर्ग है इसमें हमारे पास है पा, पा, बा, भा, म। तो दोस्तों जो पा वर्ग में है इसमें संख्या इनकी 5 है। ओष्ठ व्यंजन क्यों कहा ये मेन जानकारी। दोस्तों यहाँ पर क्या सबसे नॉर्मल जानकारी यही है कि जो ओष्ठ व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में ओष्ठ की मात्रा रहती है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर द्वे ओष्ठ, इनको आप ओष्ठ की जगह द्वयोष्ठ व्यंजन कह सकते हैं। द्वयोष्ठ कहने का मतलब ये है कि ये पा वर्ग ऐसा वर्ग है जिसमें प्रत्येक वर्ण को उच्चारित करने के लिए दोनों होठों का प्रयोग करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो अंदर से वायु बाहर आ रही है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों होठों का प्रयोग करते हैं। तो दोनों होठों का प्रयोग करने के लिए आप उच्चारण करें प, फ, ब, भ, म। तो अगर हम इन दोनों होठों का प्रयोग ना करें तो जो अंदर से बाहर वायु निकल रही है उसको हम रोक नहीं पाएंगे और रोकने की कोशिश करी जाती है इसमें। तो यहाँ पर द्वयोष्ठ जो लिखा हुआ है तो आप इनको द्वयोष्ठ व्यंजन भी कह सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे व्यंजन ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में दोनों होठों का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये। अब इसके बाद हमारे पास जो छठा इसका भेद है वह है दंतोष्ठ। जो दंतोष्ठ व्यंजन होते हैं दांत और ओष्ठ जिसका उच्चारण स्थान होता है, तो सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। तो यहाँ पर कौन सा दांत और कौन सा ओठ इसके अंतर्गत आता कौन सा वर्ण है, तो देखते हैं व्यंजन वर्ण इसमें केवल आता है व। तो दोस्तों जो दंतोष्ठ है उसमें व व्यंजन वर्ण आता है और इसके उच्चारण में क्या प्रयोग होता है, तो इसमें ऊपरी दांत और निचला होंठ। अगर ऊपरी दांत और निचला होंठ का प्रयोग आप कर रहे हैं तो आप इसका प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे उच्चारण इसका। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, सातवां है हमारे पास वर्त व्यंजन। दोस्तों जो वर्त व्यंजन होते हैं, आप जो वर्त है, वर्त इसमें जो मेन शब्द है वो है वर्त। जो वर्त होता है इसको कहते हैं मसूड़ा। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको उच्चारित करने के लिए हमारे पास जो मसूड़े हैं इनका प्रयोग किया जाए, अगर मसूड़ा है उनका प्रयोग किया जा रहा है तो उन्हें हम वर्त व्यंजन कह सकते हैं। इनके लिए हमारे पास अभी जो हमने पढ़ा हुआ था कि जो दंत व्यंजन होते हैं इसमें लास्ट व्यंजन जो छूट जाता था न, इसके अलावा हमारे पास रा और ला छूटे हुए हैं। तो जो रा और ला ये तीन हैं जिनको आप कह सकते हो कि वर्त व्यंजन या जिनका उच्चारण स्थान वर्त होता है। तो इसमें दोस्तों देखते हैं कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसमें
होता क्या है, जुबान का जो अगला हिस्सा है वह वर्ड से यानी मसूड़ा। मसूड़ा कहाँ पर है दोस्तों, ये कह सकते हैं कि जो दांत की जड़ होती है वह जहाँ पर छिपी होती है उसे हम मसूड़ा कहते हैं। तो आप अपना जुबान चेक कर सकते हैं लगा करके, अगर आप ना कहना चाहते हैं तो मसूड़ा और मसूड़े के इर्द गिर्द का भाग ही जुबान की अगली टिप से छूने के पश्चात इन वर्ग व्यंजनों का उच्चारण हो जाता है। तो आप दोस्तों देखते हैं कि जो 7 अंक से लास्ट हमारा बचा हुआ है 8वां, वह कौन सा है। तो अब दोस्तों हमारे पास जो इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर जो 8वां भाग बचा हुआ है, तो देखते हैं इनको कहते हैं हम स्वर यंत्र मुखी व्यंजन। दोस्तों जो हमारे पास स्वर यंत्र मुखी व्यंजन होते हैं, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु जब अंदर से बाहर की ओर आती है तो स्वर यंत्र पर एक आवेश या वेग के साथ होती है कंपन। तो जब एकदम से स्वर यंत्र पर झोंका आता है अंदर से तो वह एक कंपन पैदा करता है, वो भी स्वर यंत्र पर। तो ऐसे जो होते हैं उनको कहते हैं स्वर यंत्र मुखी व्यंजन। तो इसमें दोस्तों केवल और केवल एक ही है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो उच्चारण के स्थान पर जितने भी उच्चारण स्थान के आधार पर जितने भी व्यंजन वर्ण थे सबका हमने वर्गीकरण कर दिया है। क्या कोई और भी आधार है जिसके आधार पर व्यंजन वर्णों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं? दोस्तों एक और आधार है, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं ताकि व्यंजन से संबंधित संपूर्ण जानकारी हो जाए। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें हमारे पास जो लास्ट है आधार, वह है उच्चारण के आधार पर व्यंजन ध्वनि। कहने का मतलब जो भी ध्वनियां हैं व्यंजन की, उनको अगर उच्चारण के आधार पर चेक किया जाए तो आप कैसे कैसे कह सकते हो उन्हें। तो उसमें हमारे पास है केवल 3 और 3 भेद इसके हैं। इसमें पहला है संयुक्त ध्वनि या व्यंजन। जो संयुक्त ध्वनि या व्यंजन है इसके लिए दोस्तों जानकारी इतनी है, आप इसकी परिभाषा नोट कर सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां एक साथ जुड़े या उच्चारित हों। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों कि जैसे हमारे पास शब्द दिया हुआ है प्राण और घ्राण या क्लान। तो अब देखते हैं इसमें हमारे पास एक पास में 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां हों। तो जैसे प्राण लिखा हुआ है तो प्राण में सबसे पहले हमारे पास पा है, फिर हमारे पास रा है और फिर हमारे पास आ है और फिर रा, फिर आ है। तो यहाँ पर देखा दोस्तों हमने कि 2 ध्वनियां एक साथ हैं। कैसी ध्वनियां? व्यंजन ध्वनियां। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां एक साथ आती है, तो यहाँ पर पा और रा एक साथ आ गई, ये 2 हो गई। घ्राण में वैसे ही बनेगा जैसे घा प्लस रा और इसमें भी आ है और रा प्लस आ। क्लान में देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो का है उसके बाद में ला है, फिर आ है, फिर ना है, फिर आ है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो 2 ध्वनियां यहाँ पर भी आई थी, 2 ध्वनियां यहाँ पर भी आई थी, 2 ध्वनियां यहाँ पर भी आई, कौन सी? व्यंजन वाली। अब बात हमने लिखवाई जैसे कि 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां। तो 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य से। जो मध्य से है दोस्तों, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो ध्वनियां हैं कौन कौन सी हैं। एक तो मा है, उसके बाद में आ हो जाएगा और फिर ता होगा, फिर सा होगा, फिर या होगा और फिर आ होगा।
तो दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास एक ये ता है, फिर सा है और फिर या है। तो ये ध्वनियाँ 3 हो गई और जो एक साथ है वो भी व्यंजन है, ता शा य। ये हाफ है इसलिए इनको यहाँ पर हाफ लिखा गया। लास्ट वाले को ऐड करने के लिए तो ये है फुल करने के लिए, लेकिन हमें इनसे सीरीज से मतलब है। तो दोस्तों देखा हमने कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब एक साथ जुड़ती हैं या उच्चारित होती हैं तब जो है इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि या व्यंजन। दोस्तों ये उच्चारण के आधार पर व्यंजन है, ये कह सकते हैं जितने भी उच्चारण के आधार पर जो ध्वनि व्यंजन होते हैं या जो व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं उसके आधार पर। अब देखते हैं 3 में एक तो ये हो गया, दूसरा हमारे पास कौन सा है दोस्तों, तो जो दूसरी हमारी इसकी भेद शैली है वह है संपृक्त ध्वनि। अब देखते हैं संपृक्त ध्वनि क्या होती है। दूसरी है दोस्तों संपृक्त ध्वनि। तो जो संपृक्त ध्वनि है इसकी परिभाषा जब आप समझ सकते हैं, जैसे जब कोई एक व्यंजन ध्वनि किन्हीं 2 व्यंजन से जुड़ी हो। मैंने लिखा दोस्तों कि जब कोई एक व्यंजन ध्वनि किन्हीं 2 व्यंजन या व्यंजनों से जुड़ी हो। जैसे शब्द एक लिखा हुआ है कंबल। दोस्तों यहाँ पर जो कंबल है, कंबल में देखते हैं कि जो का है यहाँ पर और इधर क्या है बा है, बीच में क्या है ये माँ है। तो ये यहाँ पर जो माँ ध्वनि है व्यंजन ध्वनि, यह का से और बा से इन 2 व्यंजन ध्वनियों से एक व्यंजन ध्वनि जुड़ी हुई है। तो इसलिए कह सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से कि ये हमारी संपृक्त ध्वनि है। जैसे एक शब्द लिखा है दोस्तों कि नंबर, तो नंबर में यहाँ पर क्या है ना है, यहाँ पर क्या है बा, बीच में क्या है माँ। तो ये जो ध्वनि है इसको आप संपृक्त कहेंगे क्योंकि ये ध्वनि इससे और इससे जुड़ी हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं। दोस्तों ये भी पूछने लगा है इसलिए इसे बताना आवश्यक हो गया है। इसका जो लास्ट सेगमेंट बचा हुआ है जिसको आप कहते हो युग्मक ध्वनि, तो ये भी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है युग्मक ध्वनि। तो तीसरा है युग्मक ध्वनि। युग्मक का मतलब ऐसी ध्वनि जो युग्म बनाकर आए, युग्म का मतलब है जोड़ा। तो परिभाषा के तौर पर समझते हैं, जब कोई एक ही व्यंजन ध्वनि का द्वित्व होकर आना पाया जाए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब कोई एक ही ध्वनि व्यंजन या कहें कि जब कोई एक ही व्यंजन ध्वनि का द्वित्व होकर आना कहीं पर अगर पाया जाता है, शब्द में हो या वाक्य में हो, जैसे कहा जाए दिल्ली। तो दोस्तों यहां पर देखा है हमने कि जो ला है, तो ये जो ला व्यंजन ध्वनि है यह अपने को फिर से ला रही है, तो ये जो है कहलाती है द्वित्व। तो यहाँ पर ये द्वित्व वर्ण कौन सा है, तो द्वित्व वर्ण यहाँ पर ला है। और जो द्वित्व वर्ण को धारण करता है शब्द वो कहलाता है द्वित्व वर्ण पद या शब्द। अगर सिंगल है तो शब्द, अगर वाक्य में आया तो पद है। तो जैसे कहा जाए कच्चा, तो यहाँ पर द्वित्व वर्ण क्या हो गया, ये चा हो गया। तो ऐसे ही देखा हमने कि चा का दोबारा से आ जाना पाया जाता है जब, या युग बन जाना। कैसा, इतना याद रखिएगा दोस्तों कि पहले हाफ और बाद में फुल। जैसे एक शब्द है चच्चा, तो अब यहाँ पर किसको आप युग्मक बनाओगे, तो यहाँ पर पहले हाफ फिर फुल। तो यानी पहले आपका जो ध्वनि है चा हलंत वर्ण और इधर ये चा है ये पूर्ण वर्ण है। तो इनको आप लेंगे यानी इधर के पोर्शन को कहा जाएगा द्वित्व या युग्मक ध्वनि। किंतु आप कह दो कि इधर के दोनों को ले लो आप, तो ये गलत है। जैसा कि हम सबने देखा कि जो व्यंजन के जितने भी प्रकार से विभाजन हो सकता था
व्यंजन था वो मैंने किया। अब इसमें जो शेष है, जैसे कहा जाए कि व्यंजनों का विभाजन अगर करना है कि प्रणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, तो इसके लिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इंतजार करें हमारी अगले वीडियो का। और इन सभी व्यंजनों का उससे पहले जो हमारा वीडियो शूट हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि स्वर का जो परिचय पड़ा हुआ है उनका भी उच्चारण स्थान क्या है, सर का सूत्र के माध्यम से या एक फिगर के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं सभी के उच्चारण स्थान। तो इसके लिए आप सभी हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।